नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग की ओर से आज हम ऑनलाइन अध्यापन वर्ग लेने वाले। आज हम कक्षा 9वीं का विषय हिंदी का एक पाठ पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, मैं श्रीमती दीपाली घनश्याम देवरे, मैं कवड़ेमठ बाणगंगा म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की अध्यापिका हूँ। तो आज हम 9वीं का हमारा दूसरी इकाई का जो छठी कविता है उसका नाम है निसर्ग वैभव। ये एक पूरक पठन है और आज हम इस पूरक पठन का मतलब ये जो निसर्ग वैभव हमारी कविता है इसका हम आज स्वाध्याय सीखने वाले हैं। तो बच्चों, हमारी ये जो कविता है इसका जो नाम दिया गया है निसर्ग वैभव, यहाँ पे देखो मैंने बहुत सुंदर चित्र आपको यहाँ दिखाया है। यहाँ इस चित्र में हमें क्या दिख रहा है, बहुत मतलब बहता हुआ झरना है, पंछी दिख रहे हैं, तितलियां दिख रही है और उस तरह से फूल भी हमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये जो सारा दृश्य है ये किसका है, निसर्ग का है। मतलब जिस तरह से अगर आप कहीं भी किसी जंगल में या फिर किसी ऐसे नैसर्गिक स्थल पर अगर गए तो ऐसा दृश्य आपको दिखाई पड़ता है और कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसे ये दृश्य देखकर उसका मन मोहित ना हो। तो ऐसी ही हमारी ये जो कविता है उसका नाम जो है वो निसर्ग वैभव। हमें इस कविता में भी कवि ने हमारा जो निसर्ग है तो इस निसर्ग के वैभव के बारे में, वैभव मतलब क्या, संपत्ति। जैसे हमारे घर में पैसा होता है उसे हम क्या कहते हैं, हमारा वैभव कहते हैं। उसी तरह से निसर्ग की भी संपत्ति होती है, उसका भी वैभव होता है। और वो क्या होता है, ये पेड़ पौधे झरने ये सारे निसर्ग के वैभव होते हैं। इसीलिए कवि ने इस कविता को भी निसर्ग वैभव ये नाम दिया है। तो सबसे पहले हम अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जो कृति पत्रिका होगी, जो प्रश्न पत्रिका होगी, उसमें जो विभाग तीसरा होता है वो पूरक पठन पर उस पर पूरक पठन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज की हमारी जो कविता है वो पूरक पठन है और ये जो पूरक पठन की कविता है वो आपको अगर कृति पत्रिका में आई तो आपको वो 8 अंकों के लिए पूछी जाएगी। उसमें प्रश्न तीसरा अ जो होता है, विभाग तीसरा में प्रश्न तीसरा अ जो होता है वो पाठ पूरक पठन के गद्य पाठ पर पूछा जाता है, वो 4 अंकों के लिए होता है। और उसके बाद प्रश्न तीसरा आ जो होता है वो पूरक पठन के पद्य पाठ पर पूछा जाता है, वो भी 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 8 अंकों पर आपको विभाग तीसरा जो है वो पूरक पठन पर पूछा जाता है। तो देखो बच्चों, इसमें अ और आ में 4-4 अंक दिए गए हैं, उसका भी डिवाइडेशन किया जाता है। मतलब 4 अंक जो होते हैं उसमें पहला जो प्रश्न होता है वो होता है आकलन कृति पर, वो 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। अब आकलन कृति इसमें हमें क्या आता है, इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जोड़ियां लगाइए, संजाल पूर्ण कीजिए, इस तरीके के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो हमें आकलन कृति में पूछे जाते हैं, तो वो 2 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। और उसमें ही जो दूसरा प्रश्न होता है वो होता है अभिव्यक्ति पर। अभिव्यक्ति मतलब क्या, कि स्वमत। स्वमत मतलब हमें अपने जो विचार होते हैं वो वहां पे प्रकट करने होते हैं और वो भी कितने अंकों के लिए पूछा जाता है, 2 अंकों के लिए। तो इस तरह से कुल मिलाकर 4-4 अंक पर हमें पूरक पठन जो है वो विभाग तीसरा जो है वो पूछा जाता है। मतलब आपको अगर निसर्ग वैभव इस कविता पर अगर प्रश्न पूछे गए तो उस किस तरीके से वो आएंगे वे ये मैं आपको यहाँ पे बताया है। अब हम हमारी जो कविता है निसर्ग वैभव वो उसके जो कवि है उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। उनका परिचय सबसे हम पहले जान लेंगे। हमारे जो कवि है उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। उनका जन्म 20 मई 1900 कोसानी हुआ, 28 दिसंबर 1977 को हुआ। उनका परिचय है, पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, गुंजन, पल्लव,
ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि काव्य संग्रह। हार, ये उपन्यास है। 60 वर्ष एक रेखांकन, ये आत्मकथनात्मक संस्मरण है। तो इस तरह से मैंने आपको कवि परिचय बताया। उसके बाद है पद्य संबंधी। पद्य संबंधी मतलब क्या, कि हमें इस कविता में क्या दिया गया है, ये यहाँ पे हमें दिया जाता है। तो देखो, हमारी ये जो कविता है उसका प्रकार है, उसकी विधा है कविता। मतलब हमारी जो कविता है निसर्ग वैभव, इसका प्रकार है कविता। और रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप है, रूप कविता है। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा, प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। तो देखो बच्चों, इस कविता में हमें हमारा जो निसर्ग है, उसका जो वैभव है, उसका जो सौंदर्य है, उसके बारे में हमें कवि ने इस कविता में बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी है। तो बच्चों, अब मैं आप सबको सबसे पहले कविता जो है हमारी निसर्ग वैभव, वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो देखो, मैं अब कविता सबको पढ़ के सुनाती हूँ, सबने ध्यान दे के सुनना है। कितनी सुंदरता बिखरी है प्रकृति जगत में ईश्वर, टपक रही गिरि शिखरों से झर लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में निस्वर, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सी माही, सलक्षण संगीत स्तोसी, अहरत वनभू मरमर, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में रुक रुक, गाती वनप्रिय कोयल। लेटी नीली छायाएं कृष्ण रवि किरणों में गुम्फित, लेटी नीली छायाएं कृष्ण रवि किरणों में गुम्फित, दुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन, फलक तारा पथ शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, कंधों पर सोया जगता गंध समीरण, अद्भुत सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में, खग चखते फल पुत्र रही गिलहरिया कोपल, पशु पक्ष वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। स्वाभाविक स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर, इस क्षण में जड़ जग इतना सुंदर, जब चेतन जग में क्या कारण, रहता अरहन जो विषन्न, जीवन मन का संघर्षण, मनुष्य प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपने क्षुद्र अहंता में ही सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको हमारी जो कविता है वो पढ़ के सुनाई है। अब इस कविता का जो भावार्थ है, इसका जो अर्थ है, वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। तो बच्चों देखो, इस कविता में हमें पढ़ के ही दिखाई, मतलब जब हम पढ़ते हैं तभी हमें समझ में आता है कि इस कविता में निसर्ग के बारे में कुछ कवि ने हमें कहा है, कुछ संदेश दिया है। तो इस कविता में हमें कवि कहते हैं कि ईश्वर इस प्रकृति जगत में, मतलब ईश्वर ने जो हमारी नैसर्गिकता बनाई है, तो वो कैसी है, इसमें बहुत ही सुंदरता बिखरी हुई है। गिरी शिखरों पर, घाटियों में कहीं धूप है तो कहीं छाया पड़ रही है, वायु के स्पर्श से तृणदल पुलकित है। तृण मतलब क्या, मतलब जो घास होती है तो उसे तृण कहते हैं। वायु के बहने से, प्रतिदिन वन भूमि में पत्तों के हिलने से होने वाली मरमर की ध्वनि मधुर संगीत जैसी प्रतीत होती है। फूलों की शोभा नेत्रों को शीतलता प्रदान करती है।
भौरों के दल गुंजन करते हुए कलियों का रस पी रहे हैं। तितलियां उड़ रही है, दूर कहीं घने वृक्षों के मधुर स्वर में कोयल गा रही है। मतलब ऐसा जो वर्णन है हमें सबसे पहले कवि ने वहां पे किया है कि उनको जब वो निसर्ग वैभव वहां पे देखते हैं तो वहां पे उन्हें तितलियां उड़ती हुई दिखती है, घने वृक्ष दिखते हैं, कोयल कहीं पर गा रही है, बहुत ही मधुर संगीत जो है वहां पे उनको सुनाई दे रहा है। जैसे हम भी अगर किसी जंगल में या फिर गार्डन में कभी सुबह अगर हम गए तो हमें भी इसी तरह की अनुभूति वहां पे होती है। आगे कवि कहते हैं कि रवि कोमल किरणों की जो छाया है वो लंबे तारों पर पड़ रही है, मतलब पेड़ों पर पड़ रही है, और सूरज की स्वर्णिम किरणें सर्वप्रथम इन गिरी शिखरों का अभिनंदन करती है। मतलब जब भी कभी की किरणें आती है तो सबसे पहले वो कहाँ पे आती है? गिरी शिखरों, मतलब जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं उन पर ही पड़ती है, मतलब उनका सबसे पहले वो अभिनंदन करती है। सांझ ही जनहीना वनों में संध्या वंदन करके छिप कर सो जाती है। रात्रि में आकाश में अगणित तारे और चंद्रमा दर्पण जैसे लगते हैं। यहाँ पर्वतों के कंधों पर सोई हुई सुगंधित वायु जग जाती है। मतलब जैसे सुबह होती है तो क्या होता है कि पर्वतों के कंधों पर जो वायु होती है तो वो भी उठ जाती है, जग जाती है। मतलब सुबह होने पर वहां से हवा का झोंका आता है, खिला हुआ सौंदर्य मन को मोहित करता है। पर्वत प्रदेश के जीवन में इतनी आश्चर्यजनक विचित्र आए पक्षी फल खाते हैं, गिलहरियां कोमल फलों को कुतरती रहती है। वन में रहने वाले पशु इस मरकत जैसे आंगन में हमें प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। तो देखो बच्चों, इस वन में जो कुछ पशु पक्षी प्राणी जो रहते हैं वो बहुत ही प्रसन्न हमें दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है? निसर्ग का वैभव है। और अगर ऐसा प्रसन्न करने वाला, मन को मोहित करने वाला अगर दृश्य किसी को भी दिखाई दे तो हर एक व्यक्ति जो है, हर एक पशु जो है, हर एक पक्षी जो है वो उसको प्रसन्नता ही आएगी। और आगे जो है, आगे हमें सबसे लास्ट में हमें कवि कहते हैं कि ईश्वर, मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य जगत का ध्यान आता है। लेकिन देखो, सबसे बाद में, मतलब आखिर में कविता में कवि ने ऐसा भी हमें कहा है, ईश्वर को वो बोलते हैं कि अगर पशु को देखा, पक्षियों को देखा तो उनको तो काफी प्रसन्नता होती है, लेकिन अगर मैंने इस धरती पर आए हुए, मतलब जन्मे हुए जो मनुष्य है, इस मनुष्य जगत को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है कि जड़ संसार में इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है। क्या कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन चिंता और संघर्ष छाया रहता है। कवि क्या कहते हैं कि देखो, इतनी सुंदरता निसर्ग में है, हमारी धरती पर इतनी सुंदरता बिखरी हुई है, लेकिन अगर हम मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य इस धरती पर सबसे बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन वो हर दिन, हर रोज कैसे रहता है? चिंता में रहता है, संघर्ष में रहता है, काफी संघर्ष उसके जीवन में रहता है। हमेशा चिंता दूर क्यों रहता है? ऐसा प्रश्न जो है वो कवि को वहां पे पड़ता है। आगे कवि कहते हैं कि हमें मानव का प्रकृति का पुनः विश्लेषण करना होगा। पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मनुष्य क्यों ऐसा शापग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है? आगे कवि क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि ये जो मनुष्य है उसको चिंता क्यों है, उसको संघर्ष क्यों है? अगर प्रकृति में इतनी सौंदर्य है, इतनी सुंदरता है, तो इस मनुष्य को इतनी चिंता क्यों है? इसका जो जीवन है इतना प्रभु ने, ईश्वर ने इतना शापित क्यों कर दिया है? ऐसा प्रश्न कवि को वहां पे पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि वह अपने तुच्छ अहंकार में ही सीमित हो गया है। और लेकिन फिर भी कवि क्या कहते हैं कि ये जो मनुष्य है वो चिंतित क्यों है? क्योंकि उसको क्या होता है? अहंकार होता है। जैसे अगर कोई पशु हो, पक्षी हो, उनको अपना अहंकार नहीं होता। जैसे मोर होता है, मोर कैसा होता है? काफी सुंदर
मॅडम आवाज का नाही येते? मैडम आवाज नहीं है। इस बर्थडे को तो नहीं खाना। हमें कवि ने क्या कहा है कि कवि कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, उसके जीवन में चिंता है, क्योंकि उसका जो मन होता है वो काफी अहंकारित होता है, वो बहुत ही स्वयं केंद्रित होता है। स्वयं केंद्रित मतलब क्या, कि अपने आप में ही जीने वाला। और आगे कवि कहते हैं कि पूरी वसुधा का एक परिवार है, ऐसी धारणा उसके मन से समाप्त हो गई है। मतलब ये जो मनुष्य है उसे ये जो हमारी वसुधा है, वसुधा मतलब क्या, कि हमारी जो धरती माता है ये पूरा एक परिवार है। यहाँ पे रहने वाले सारे पशु पक्षी, ये पूरा जो परिवार, ये जो सारे पशु पक्षी है, ये भी हमारा एक परिवार ही है। ये जो उसकी धारणा है वो अब उसके मन से समाप्त हो गई है। हमारे पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को वो परिवार नहीं समझता, उसको सिर्फ और सिर्फ उसके मन में अहंकार है, और वो अपने ही अहंकार में स्वयं केंद्रित हो गया है। इसीलिए निसर्ग का ये जो वैभव है वो भी उसे अब दिखाई नहीं पड़ता। इस तरह से मनुष्य का जो मन है वो काफी विचित्र हो गया है, इसीलिए उसको प्रतिदिन चिंता और संघर्ष ही करना पड़ता है। ये जो अर्थ है वो हमें इस कविता से मिलता है। कवि कवि हमें इस कविता में क्या कहते हैं, कि कवि कहते हैं कि इस पूरे निसर्ग में बहुत सारे पशु है पक्षी है, अपना बहुत जीवन जो है वो प्रसन्नता से बिता रहे हैं, लेकिन मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो बहुत ही शापग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे कविता का जो भावार्थ था, जो अर्थ था, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब हम इस कविता का जो स्वाध्याय है उसे मैं अब शुरुआत करती हूँ। तो देखो कविता का स्वाध्याय, जो इस कविता जो है उसका अब हम स्वाध्याय सीखेंगे। इस कविता में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कृति पत्रिका में हमें जो विभाग तीसरा जो होता है उस पर हमें पूरक पठन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसमें हमें सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होता है। मतलब जैसे संजाल पूर्ण कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, या फिर जोड़ियां लगाइए, इस तरीके से प्रश्न हमें वहाँ पे पूछे जाते हैं। वैसे मैंने भी यहाँ पे आपको सबसे पहला प्रश्न जो स्वाध्याय में दिया है वो है संजाल पूर्ण कीजिए। जैसे आपको एक और बात आपको ध्यान में यहाँ पे रखनी है कि आपको जब भी कभी कृति पत्रिका में अगर कोई कविता वहां पे दी गई हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो जो पंक्तियां है वो 2 बार आपको सबसे पहले पढ़ लेनी है, अच्छी तरह से उसको ध्यान में रखना है, उसका अर्थ जो है वो भी ध्यान में रखना है, ताकि आपको ये जो सारे प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है स्वाध्याय का, संजाल पूर्ण कीजिए। और वहाँ जो संजाल है उसमें प्रश्न दिया गया है
कि कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक। जैसे मैंने आपको यहाँ वहां सिखाया कि कविता में कौन कौन से एक ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य के घटक आए हैं, ऐसे कौन से प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन वहां पे किया है। तो उसका उत्तर है तितलियां, गिरि शिखर, फूलों की ज्वालाएं और पुलकित तृणदल। तो इस तरह से इन 4 प्राकृतिक सौंदर्य के घटकों का वर्णन हमें कवि ने वहां पे किया है, और इसी तरह का उत्तर जो है वो आपको इस संजाल में लिखना है। और दूसरी बात, और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि संजाल आपको जब भी कभी आप उसका रेखांकन करेंगे तो वहां पे आपको वो पेन से ही करना है, पेंसिल से नहीं करना। और जैसा वहां पे दिया जाए रेखांकन आपको उस संचाल का करना है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रकृति के सौंदर्य के घटक हमने देखे, कौन से? तितलियां, गिरिशिखर, फूलों की ज्वालाएं और पुलकित तृणदल। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वो है जोड़ियां लगाइए, स्वाध्याय का ही दूसरा जो प्रश्न है जो हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर पूछा जाता है वो है जोड़ियां लगाइए। यहाँ पे मैंने 2 कॉलम दिए हैं। पहला जो कॉलम है उसमें शब्द दिए हैं। पहला शब्द है विषन्न, दूसरा है क्षुद्र, तीसरा है मनुज और चौथा है विश्व। और दूसरे कॉलम में मैंने आपको उसके उत्तर भी लिखे हुए हैं। विषन्न, ये जो शब्द है उस शब्द की जोड़ियां वहां पे लगाई है चेतना, इसका अर्थ होता है चेतना। शूद्र, इस शब्द का अर्थ है अहंता। मनुज, इसकी जोड़ी है प्रकृति। और विश्व, इसकी जोड़ी है जीवन। मतलब आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो जब आप कविता की पंक्तियां पढ़ेंगे तो वही से आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और इस तरह से आपको आप प्रश्न पत्रिका में अगर जोड़ियां लगाइए ऐसा प्रश्न आया तो वहां पे इस तरीके का उत्तर आपको लिखना है। तो ऐसे हमें प्रश्न जो होता है वो इस तरीके का पूछा जाता है। अब उसी ये हमें 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। उसी तरह से प्रश्न आ जो होता है वो होता है अभिव्यक्ति पर आधारित। अभिव्यक्ति मतलब क्या? स्वमत। वो भी हमें 2 अंकों के लिए प्रश्न पत्रिका में पूछा जाता है। और कौन से और किस प्रकार के प्रश्न हमें स्वमत पर पूछे जाएंगे ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। कि सबसे पहले पहला जो प्रश्न मैंने दिया है वो है पर्वतों में प्राकृतिक सुषमा विषय पर अपने विचार लिखिए। मतलब ये जो पर्वत होते हैं उस पर जो प्राकृतिक सुषमा सुषमा मतलब जो छोटे छोटे कुछ सूक्ष्म ऐसे जो गुणधर्म वहां पे होते हैं तो उस पर हमें अपने विचार लिखने हैं। आपके विचार आपको लिखने हैं कि पर्वत पे आपको क्या क्या दिखाई देता है। वो सारी बातें आपको यहाँ पे अपनी भाषा में लिखनी होती है। जैसे मैंने उत्तर यहाँ पे लिखा है कि पर्वतीय प्रदेश प्राकृतिक सुषमा का भंडार होते हैं। जिधर भी दृष्टि जाती है बस देखते रहने को मन करता है। जैसे अगर हम किसी पर्वतीय स्थल पर गए तो हमें वहां पे जाकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जहां भी हम देखते हैं बहुत ही अच्छा निसर्ग सौंदर्य हमें दिखाई देता है। तो वहां पे कहीं वादियां हैं तो कहीं गहरी घाटियां हैं। पर्वत पर अगर आप गए होंगे तो वहां पे वादियां हमें दिखाई देती है, घाटियां दिखाई देती है। कहीं धरती पर प्यास बुझने के लिए ऊंचाई से गिरते झरने भी हमें दिखाई देते हैं। तो कहीं गहरी घाटियां या कहीं धरती की प्यास बुझाने के लिए ऊंचाई से गिरते झरने दिखाई देते हैं। तो कहीं कलकल बहती नदियां भी हमें दिखती हैं। कभी बादलों के टुकड़े हरी भरी वादियों में उतरकर अठलिकिया करती है। कहीं हरे भरे घने जंगल है, आसमां से बातें करते ऊंचे ऊंचे वृक्ष है। उन जंगलों में कोयल की मीठी कूक गूंजती रहती है। वन्य जीवों का वैभवपूर्ण संसार होता है जहां उन्हें मनुष्य की क्रूरता का सामना नहीं करना पड़ता।
भांति भांति के फूलों पर मंडराती तितलियां गुंजार करते मधुकर अलग ही समा बांधे रहते हैं। चारों ओर हरियाली का साम्राज्य होता है, प्रदूषण रहित वातावरण होता है। तो इस तरह से आपको पर्वतीय स्थल पर अगर आप गए तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो इसी तरह का सौंदर्य आपको दिखाई देता है। वहां पे हमें बादल दिखाई देते हैं, झरने, नदियाँ, पशु पक्षी, वातावरण जो होता है वो वहां पे हमें दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न का जो उत्तर है, स्वमत का जो उत्तर है, अगर आपने ऐसा लिखा तो आपको 2 में से 2 अंक जरूर ही मिलेंगे। उसी तरह से और एक प्रश्न स्वमत और अभिव्यक्ति पर मैंने आपको यहाँ पे आगे का दिया है। आगे का दूसरा प्रश्न है, ऐसा भी और एक प्रश्न आपको स्वमत अभिव्यक्ति पर पूछा जा सकता है इस कविता पर आधारित। प्रश्न है, उषाकालीन सौंदर्य विषय पर अपने विचार लिखिए। उषाकालीन सौंदर्य, उषाकालीन सौंदर्य मतलब क्या कि सूर्योदय से पूर्व का समय, मतलब जब सूर्य का उदय होता है, जब सूर्य आता है, जब सुबह होती है, तो उससे पहले का जो समय होता है उसे कहते हैं उषाकालीन सौंदर्य। तो देखो, जब भी कभी हम, अगर आप बहुत जल्दी उठ गए तो आपको वहाँ पे जो सौंदर्य दिखाई देता है वो किस तरीके का होता है, वहाँ पे यहाँ इस उत्तर में आपको उसका वर्णन करना है। ये भी आपको 2 अंकों के लिए पूछा जाएगा। तो उसका उत्तर मैंने लिखा है कि उषा काल अर्थात सूर्योदय से पूर्व का समय उषा का सौंदर्य आदित्य होता है। आकाश में पूर्व दिशा में लालिमा धीरे धीरे बढ़ती रहती है। रात भर आकाश में चमचमाते तारे धीरे धीरे धूमिल होने लगते हैं। जैसे सुबह अगर हम देखेंगे तो आकाश के जो तारे, रात के जो तारे होते हैं वो कैसे होने लगते हैं, धूमिल। धूमिल मतलब क्या कि धीरे धीरे से जाने लगते हैं। वातावरण में हल्का गीलापन होता है। सुबह अगर आप देखेंगे तो हमें वातावरण कैसा महसूस होता है, गीलेपन सा महसूस होता है। गगन में अलग अलग स्थान पर अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं। कहीं मटमैला, कहीं हल्का नीला, कहीं सुनहरा और कहीं लाल। वातावरण में पक्षियों की आहट सुनाई पड़ती है। कलियां चटक चटक खिलने लगती है, फूल मुस्कुराने लगते हैं और गांव में किसान अपना हल और बैल लेकर खेती की ओर चल पड़ते हैं। बैलों के गलों में बंधी घंटी आकाश के मकानों को अच्छा लगता है। तो इस तरह से देखो बच्चों कि जैसे हम सुबह अगर होती है तो सुबह होने के बाद हम उठते हैं तो इस तरह का सौंदर्य हमें वहाँ पे दिखाई देता है। मतलब उषाकालीन मतलब सूर्योदय से पहले हमें पूरी जो धरती है वो काफी प्रसन्न दिखाई देती है। फूल मुस्कुराने लगते हैं। मुस्कुराना मतलब क्या कि वो खिलने का काम करते हैं। उसी तरह से अगर आप गांव में गए तो सूर्योदय से पूर्व जो किसान होता है तो वो भी क्या करता है, अपना हल और बैल लेकर खेत की ओर काम के लिए चल पड़ता है। और जब बैल चलते हैं तो उनके गले में जो घंटी होती है तो उसका आवाज भी हमें कैसे सुनाई देता है, बहुत ही अच्छा सुनाई देता है। तो इस तरह से उषाकालीन सौंदर्य का वर्णन आपको वहां पे स्वमत और अभिव्यक्ति में करना है। अगर ऐसे इस तरह से आपने वहां पे उसका वर्णन किया तो आपको वहां 2 में से 2 अंक मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो स्वाध्याय था, मैंने जो आपको निसर्ग वैभव ये जो कविता सिखाई उसका स्वाध्याय जो था वो इस तरीके का था। सबसे पहले हमने संजाल देखा, उसके बाद जोड़ियां लगाइए, वो हमें 2-2 अंकों के लिए पूछी जाएगी। और अभिव्यक्ति और स्वमत पर प्रश्न भी हमें 2 अंकों के लिए पूछा जाएगा। इस तरह से कुल मिलाकर 4 अंकों के लिए हमें इस कविता पर, अगर आपको कृति पत्रिका में इस कविता पर प्रश्न पूछे गए तो ये 4 अंकों के लिए इस तरीके से पूछे जाएंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज मैंने जो कुछ आपको सिखाया, जो कुछ कविता मैंने आपको स्वाध्याय जो उसका सिखाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए।
और जाते जाते एक प्रेरणादायी विचार मैं सबको आपको सुनाने जाती हूँ कि जब आप प्रकृति की गोद में खो जाते हैं तो उसके बाद आपको सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आने लगता है। जैसे कवि ने हमें संदेश दिया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को भी इस प्रकृति का पूरी तरीके से आनंद लेना चाहिए। उसी तरह से हम सबको भी क्या करना चाहिए, हम भी अगर इस प्रकृति के गोद में गए तो उसके बाद हमें सब कुछ अगर बेहतर तरीके से इस प्रकृति का आनंद हमें मिल सकता है और प्रसन्नता भी मिल सकती है। तो इस तरह से मैंने आपको कविता पढ़ाई है। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आई होगी। धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।